से नया सब्जेक्ट स्टार्ट है पर्यावरण। पहले बता रहे हैं आपको, यूपी टेट में 2020 के पहले 30 में से 29 क्वेश्चन कम से कम इसी से आते थे। और 2011 में जब से इसको सब्जेक्ट बनाया गया अलग से, एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड इकोलॉजी, EVS एंड इकोलॉजी को, तब से सारे ही पेपर में इसको मान्यता ज़्यादा मिलती है। रीज़न ये है ताकि आप थोड़ा सा एनवायरनमेंट के लिए जागरूक हों, थोड़ा सा आप सोचो उसके बारे में, इसलिए। ठीक है, समझते हैं क्या क्या है। ज़्यादा नहीं, मैक्सिमम चीज़ें आपको ज्योग्राफी में कवर करवा देते हैं, बहुत ज़्यादा नहीं है, जितनी चीज़ों की मैक्सिमम कवर करिए। एनवायरनमेंट शब्द है पर्यावरण हो, पर्यावरण शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। पहला होता है परि और दूसरा परि और आवरण। या फिर एनवायरनमेंट शब्द है, ये किस शब्द से लिया गया है? ये लिया गया है एनवायरन से। और एनवायरन का मतलब होता है सराउंडिंग। ठीक है, और यहाँ पे परि मतलब होता है चारों ओर, आवरण मतलब होता है घेरना, मतलब जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है, दैट इज़ बेसिकली एनवायरनमेंट। जो भी चीज़ हमारे आसपास है, फैन हो, वॉल्स हो, सीमेंट हो, है ना, एयर हो, गैसेस हो, मिट्टी हो, कुछ भी हो, जो भी चीज़ हमें घेरती है वो क्या है? एनवायरनमेंट। गैस है, एयर है, कुछ भी है, जो भी चीज़, बेंच है, लकड़ी है ना, प्लास्टिक है, स्टील है, जो भी चीज़ आपके आसपास है वो सब किसका भाग है? एनवायरनमेंट का भाग। ठीक है, 2011 में आपके सब्जेक्ट के रूप में ऐड किया गया क्या? एनवायरनमेंट, EVS एंड इकोलॉजी। इकोलॉजी के बारे में बाद में समझेंगे क्या होता है। इकोसिस्टम के अध्ययन को क्या जाता है? इकोलॉजी कहा जाता है, ये हम बाद में समझेंगे टाइम। सबसे ज़्यादा तो ये था कि एनवायरनमेंट क्या है, तो जो भी चीज़ हमें घेरती है, जो भी चीज़ हो, वो सब क्या है? एनवायरनमेंट शब्द किस शब्द से लिया गया है? एनवायरन शब्द से लिया गया। एनवायरन मतलब क्या होता है? सराउंडिंग, चारों ओर से घेरे हुए है, दैट इज एनवायरनमेंट। ठीक है, एक एक करके समझते हैं। ये थोड़ा सा लिख लेना इतना सा, फिर हम स्टार्टिंग से ही बताते हैं पूरा क्या है। ओके, नहीं आज से ही स्टार्ट है, बिल्कुल नया, ऐसा कुछ नहीं है कि पहले कुछ छूटा हो। ये आप कुछ 2-3 पॉइंट ऐसे ही थोड़ा सा लिख लो। इसमें बता दे रहा आपको पढ़ना, आप लोगों को बता दें क्या पढ़ना क्या क्या हमें। सबसे पहले में इसमें पढ़ेंगे पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट ऑफ एनवायरनमेंट। ह्यूमन कैसे प्रभावित करता है एनवायरनमेंट को, वो पढ़ना है हमें। इसके बाद हमें पॉल्यूशन पढ़ना है, प्रदूषण। इसके बाद हमें जो भी सम्मेलन वगैरह हुए हैं, ठीक है, पर्यावरण को लेके, पृथ्वी सम्मेलन हो या फिर ओजोन लेयर से रिलेटेड हो या फिर किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, वो सारी चीज़ें पढ़ने हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज इसके बाद हमें आर्द्र भूमि पढ़ना है। नेशनल पार्क हमने ज्योग्राफी में लिखवा दिए थे, तो आप यहाँ पे मत लिखो, एक ही बात है, कहीं भी लिख लो आप। झीलें वगैरह जो हमने वहाँ लिखवा दिए, तो आप यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। नेक्स्ट इज इकोलॉजी, इकोसिस्टम पढ़ना है हमें यहाँ पे, पायतंत्र और पारिस्थितिकी पढ़ना है हमें। ठीक है, नेक्स्ट इज बायोडाइवर्सिटी के बारे में, जैव विविधता पढ़ना है हमें क्या होती है। कुछ कुछ चीज़ हैं जो हम साथ में पढ़वा देंगे। मैक्सिमम चीज़ें जैसे कि पृथ्वी के अंदर क्या है, ये हमने पृथ्वी की आंतरिक संरचना ज्योग्राफी में पढ़ाई थी ना, क्रस्ट मेंटल कोर, है ना। पृथ्वी की जो लेयर्स हैं, आइनोस्ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मीजोस्फेयर, आइनोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, ये सारी चीज़ हमने आपको कहाँ पढ़ाई है। एक्सोस्फेयर, सब चीज़ हमने कहाँ पढ़ाई है आपको? ज्योग्राफी में। नेशनल पार्क ज्योग्राफी में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ज्योग्राफी में, सारी चीज़ लिखवा चुके हैं हम, तो मैक्सिमम यहाँ पे नहीं पढ़ेंगे, मैक्सिमम ज्योग्राफी में कवर कर लेते हैं। तो जो भी पोर्शन रह गया होगा वो हम यहाँ पे कवर करवा दें। ये लिख लें, बता दें, पढ़ते हैं, समझते हैं। और इन्वायरमेंट में ऐसा करेंगे हम, साथ ही साथ क्वेश्चन करवाते चलेंगे इसके। जैसे कि पहले चैप्टर में पढ़ा कंपोनेंट के बारे में, घटकों के बारे में, तो जो भी पारिस्थितिकी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो सारे के सारे हम अगली क्लास में करवा दिया करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। अब सारे में यही करवाएंगे, थोड़ा सा अलग रहेगा। लिखिए, कुछ नहीं है अलग बस। हाँ, ऐसा भी कर सकते हो, लेकिन वही है, थोड़ा सा क्वेश्चन के लिए तो टाइम उतना ही रहता है, लिमिटेड। सबसे पहले लिखना कंपोनेंट्स। कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट, हिंदी में हम लिखेंगे पर्यावरण के घटक, कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट। ठीक है, समझना थोड़ा सा। तो कितने टाइप के कंपोनेंट होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से होते हैं? एक तो होते हैं एबायोटिक, ये क्वेश्चन यूपीएड में इस बार ही आया था, और एक होता है
भाई बायो मतलब लिविंग होता है और ए बायो मतलब अजैविक होगा, तो ये कौन से घटक हैं? अजैविक। और ये कौन से हैं? अब अजैविक के भी अलग अलग टाइप होते हैं, है ना, अलग अलग बेस पे क्लासिफिकेशन कर सकते हो, लेकिन हम इकट्ठा ही पढ़ लो, कोई मतलब नहीं खास से अलग अलग से करने का, है ना लॉजिक। जैविक घटक क्या होंगे? जिनमें जीवन होगा, और जीवन आपको पता है सिर्फ 3 में ही होता है। एक तो प्रोड्यूसर, सेकेंड वन इज कंज्यूमर, एंड थर्ड वन इज बिकम। इसको हम कहते हैं उत्पादक, इसको हम कहते हैं, तो इसको हम कहते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अब ये क्वेश्चन यूपी टेट के इसी साल पेपर में पूछा गया था कि पर्यावरण किस किस से मिलके बना है, जैविक, अजैविक, दोनों या कोई नहीं। तो जैविक प्लस अजैविक दोनों से मिलके बना। मैंने बोला जो भी चीज़ आपके आसपास हो सब क्या है। क्या लकड़ी जीवित है? ये नहीं है। क्या लोहा जीवित है? नहीं। क्या एयर जीवित है? नहीं। क्या मिट्टी जीवित है? नहीं। क्या फॉस्फोरस, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन जीवित है? नहीं। सिर्फ पेड़, या फिर जो खाने वाले हैं वो, या फिर जो डिकम्पोज करने वाले हैं वो, ये 3 ही हैं जो किससे माने जाते हैं? जैविक घटक। अजैविक में आप कुछ भी रख लो, जैसे ग्लास, एयर, एग्जाम्पल लिख देना कुछ भी, ठीक है, सॉयल, फॉस्फोरस, फैट, प्रोटीन, है ना, कार्ब्स, ये क्या इनमें से किसी में जीवन है? नहीं। जीवन नहीं तो कैसे घटक हैं? अजैविक। और जीवन होता तो कैसे होते हैं? इनके बारे में ही सुना। अब इसमें एक चीज़ आती है, कार्बनिक और अकार्बनिक। कार्बनिक जिसमें कार्बन होगा, और अकार्बनिक जिसमें कार्बन नहीं होगा। आपको सोचना, क्या हमने आपको फैट पढ़ाया है, कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया है और प्रोटीन पढ़ाया है? कार्बोहाइड्रेट किस किस से मिलके बने हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, और तो क्या कार्बनिक है? हाँ, क्योंकि कार्बन है उसमें। फैट किस किस से मिलके बना है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, तो क्या ये कार्बनिक है? हाँ है। प्रोटीन किससे बना है? CHO और N, है ना, कार्बन है, हाँ है। तो ये तीनों कैसे हैं? कार्बनिक हैं। क्या फॉस्फोरस में कार्बन है? नहीं, तो यह कार्बनिक हो जाएगा। अलग अलग टाइप हैं, आप कितनी भी तरीके से क्लासिफिकेशन करते जाओ ये। या फिर हम कहते हैं 2 तरीके से होता है, एक तो नेचुरल और दूसरा आर्टिफिशियल। ये सारी चीज़ें कैसी हैं? नेचुरल है। आर्टिफिशियल कौन कौन से होंगे? डैम जो हमने बना रखे हैं, भाई उससे भी नुकसान ही हो रहा है। अजैविक घटक है, जो हमने बनाई हुई चीज़ें वो सब क्या है? अजैविक। ये तो ये आप थोड़ा सा लिखना, अभी समझो, थोड़ा सा बताता हूँ। ये देखो, फिर हम समझाते हैं पूरा। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि जैविक घटक कौन कौन से होते हैं? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अब इस अपघटक के भी टाइप होते हैं। क्वेश्चन अगला आएगा, एक क्वेश्चन आया हुआ है, पृथ्वी का अपमार्जक या डिटर्जेंट हम किसको कहते हैं? पृथ्वी का अपमार्जक या डिटर्जेंट किसको कहा जाता है? ये क्वेश्चन आया है, किसको कहा जाता है? डिकम्पोजर को। डिटर्जेंट का मतलब क्या होता है? सफाई करना। तो जो सड़ी गली खराब चीज़ें पड़ी हैं, जो बची हुई चीज़ें पड़ी हैं, उनको ख़त्म करने का काम कौन करेगा? डिकम्पोजर करेंगे। इसलिए पृथ्वी का अपमार्जक किसको कहते हैं हम? डिकम्पोजर। ये हम आगे लिखवा देंगे आपको, अभी आप इतना लिखो, हम समझाते हैं फिर कैसे क्या प्रोसेस है। साथ ही पता चलेंगे सारी चीज़ें हम आपको, इसमें पोषक स्तर क्या है, जो भी है। लिया? हो गया? तो पृथ्वी के पर्यावरणीय घटक कितने हैं? 2। कौन कौन से? जैविक और अजैविक, है ना। जैविक में क्या क्या रखा गया है? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। अजैविक में बाकी इन 3 से जो बचा है वो सबका सब। हम बोले तापमान किस में आएगा? अजैविक में आएगा। दाब किस में आएगा? प्रेशर अजैविक में आएगा। जितनी भी चीज़ें सारी किस में आएंगी? अजैविक में, जिसमें जीवन ही नहीं है। कोई टेम्परेचर है, प्रेशर है, कोई भी फोर्स है, सारी चीज़ें किस में आएंगी? अजैविक में आएंगी। क्या टेम्परेचर में कार्बन है? क्या फोर्स में कार्बन है? या कार्बनिक हो गए, और जिसमें कार्बन है वो कार्बनिक, वो कैसी चीज़ है, ठीक है। नेक्स्ट डालो जैविक घटक, एक ही पढ़ना है टॉपिक मेनली जो है। जैविक घटक
इसमें भी पहला क्या था, प्रोड्यूस। पहले हम लिखवा रहे हैं, फिर हम डायग्राम से आपको समझा देंगे, ठीक है। सुना, प्रोड्यूसर क्यों होते हैं, उत्पादक। उत्पादक मतलब क्या होता है, जो खाना बनाने का काम करते हैं। तो खाना बनाने का काम कौन करता है, पेड़ पौधे करते हैं, ट्रीज या प्लांट्स करते हैं, ठीक है। तो प्रोड्यूसर कितने होते हैं, तो ये तो प्लांट होंगे, 3 ही होते हैं, मतलब पौधे होंगे, है ना। दूसरा आपको होता है शैवाल भी होते हैं। शैवाल भी क्या करते हैं, खाना बनाते हैं। और तीसरे होते हैं फाइटोप्लैंक्टन। फाइटोप्लैंक्टन भी खाना बनाते हैं। प्लवक का नाम सुना है, नहीं सुना? हाँ, जो घास होती है समुद्र के अंदर, मछलियों का जो भोजन होता है खाने का, वही क्या होती है, प्लवक या फाइटोप्लैंक्टन होते हैं। क्लियर। दूसरे जो एल्गी है वो क्या होते हैं, वो भी खाना बनाती है आपको, और प्लांट्स हैं वो भी खाना बनाते हैं, ऐसा। तो दुनिया में 3 ही प्रोड्यूसर हैं, प्लांट्स हैं, शैवाल हैं, पौधे हैं, शैवाल हैं और प्लवक। क्लियर। अच्छा, ये प्रोड्यूसर हैं, ये खाना बनाएंगे। अब इन पे जो डिपेंड होंगे वो क्या होंगे, वो होंगे कंज्यूमर। ये किस पे डिपेंड है, प्रोड्यूसर पे, पूरा पूरा। अब कंज्यूमर में कौन कौन से होंगे, इसमें लेवल चलते हैं। तो इसमें होते हैं प्राथमिक और द्वितीय और 3 लेवल तक जाता है मिल, ठीक है। जब ये खाना वाना खा लेंगे, जो बचा हुआ होगा उसको डिकम्पोज करने का काम, उसको अपघटन का काम कौन करेगा, तो ये डिकम्पोजर करे। जीवाणु क्या है, ठीक है, ये सब फंगस सारे काम करते हैं। आप सुनना, मेनली जो हम समझाना चाह रहे हैं वो क्या है, ये क्या है, पेड़। खाना बनाने का काम किसने किया, समझा रहे इसमें। पेड़ से खाना मान लो किसने खाया, बकरी ने खाया। सुनना आप पहले, ठीक है, फिर देखना। बकरी ने खाया, बकरी को किसने खाया, मनुष्य। लिख लो आप भाई, क्या बात कर रहे हो। बकरी ईद होती है, बकरा ईद, अरे जो भी है कुछ। अब सही है, कुत्ता नहीं खाता बकरी को, किसने बोल दिया भाई। और इसको किसने खा लिया, मान लो किसी क्या कुत्ते उसे नहीं खाता, क्या बात कर रहे हो, किसी को भी खा लेता है। नेक्स्ट आएगा टिड्डे को कौन खाएगा, मेढक को कौन खाएगा, सांप को कौन खाएगा, चलते रहेगा। पेड़ क्या कर रहा है, दोनों में ही उत्पादक है। खाना बनाने का काम कौन कर रहा है, पेड़, उत्पादक हो गया। बकरी ने सबसे पहले खाया, ये कैसी होगी, उपभोक्ता होगी। फिर बकरी किसने खाया, ये कैसा उपभोक्ता होगा, द्वितीय होगा। और शेर ने किसका खाया, तो ये कैसा होगा, और जो बचा रह जाएगा उसको डिकम्पोज कर दिया जाएगा बाद में, ठीक है। तो इनमें से सबसे लास्ट में इनके मरने के बाद या जो बचा होगा उसको क्या करेंगे हम, डिकम्पोज या अपघटन करेंगे उसका। पक्षी वगैरह, तो चील वगैरह भी होती है कुछ कुछ, है ना। तो दोनों में आता है। चींटी है, दोनों में आती है भाई। चींटी जो है वो कोई जानवर मर जाए तो उसको खाने का भी काम करती है, और नॉर्मल शक्कर वक्कर डाल दो आप तो वो भी खा लेती है। वो चील है, वो दोनों में आता है। ऐसा है कि जो बचा हुआ होगा ना, चील वगैरह बाज, उसको भी खा जाएंगे, और कुछ वैसा खाना हो तो वो भी खा जाएंगे मार के। तो दोनों में आते हैं। कुछ हैं जो दोनों में आते हैं आपके, मतलब उपभोक्ता भी हैं और अपघटक भी हैं, दोनों मतलब, ठीक है। टिड्डा कैसा होगा, मेढक कैसा है, सांप कैसा है,
हमने क्या बोला, सिर्फ 3 ही लेवल तक जाता है आपका पोषण स्तर, और बाई चांस लेवल ज़्यादा हो रहे हैं तो आप बाकी सबको किस में रखोगे, सेकेंडरी में रखोगे, है ना। इंग्लिश में हम कहते हैं प्राइमरी लेवल, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, 3 लेवल हो, समझ में। ये तो हो गया बेसिक सा फंडा, ठीक है। और ये क्वेश्चन आता भी है, ठीक है। अच्छा अब सुनना, पहले सुन लो फिर लिखना, पहले सुने। अच्छा, उत्पादक कौन होंगे, हमेशा पेड़ होंगे या शैवाल होंगे या प्लावक होंगे। जो प्राथमिक उपभोक्ता है ये हमेशा कैसा होगा, तो क्वेश्चन आया हुआ है निम्न में से शाकाहारी कौन होते हैं, तो प्राथमिक उपभोक्ता हमेशा कैसे होते हैं, शाकाहारी। द्वितीय हमेशा कैसे होते हैं, ये होते हैं सर्वाहारी। और तृतीय हमेशा कैसे होते हैं, ठीक है, हर्बीवोरस, ये कार्निवोरस, ये ओमनी, लिखे दे रहे हैं, हर्बीवोरस ये होते हैं ओमनी कार्निवोरस। अब लिख लें, इसमें कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो पूछ लें। तो पृथ्वी पे पर्यावरण के कितने घटक हैं, 2, कौन कौन से, बोलते जाओ लिखते जाओ, जैविक और अजैविक। जैविक में किस किस को रखा गया है, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। और अजैविक में बाकी की चीज़ों को, सबको, कुछ भी हो वो सब क्या है, ठीक है। फिर कितने मैक्सिमम कितने पोषण स्तर हैं, 1, 2 और 3 ही पोषण स्तर होता है, ठीक है, ऐसा है। नेक्स्ट, हमेशा प्राथमिक उपभोक्ता कैसा होगा, शाकाहारी। द्वितीय कैसा होगा, सर्वाहारी। और तृतीय कैसा होगा, मांसाहारी। अगर चेन 2 से ज़्यादा, 3 से ज़्यादा की है तो हम बाकी सबको किस में रखते हैं, सेकेंडरी में रखते हैं, टर्सी वाले को एक में, ठीक है। और लास्ट में इनका जो भी बचा कुचा होगा वो सब किस में जाएगा, डिकम्पोजर। अब 3-4 टर्म यूज़ होते हैं, जैसे ये होता है प्रीडेटर का नाम सुना होगा आपने। प्रीडेटर होता है, एक स्कैवेंजर होते हैं और डिकम्पोजर होते हैं, 3 होते हैं। प्रीडेटर होते हैं वो जानवर जो अपने शिकार को खुद मार के खाते हैं, जैसे कि शेर अपने शिकार को खुद मारता है, वो खाता है। कुछ ऐसे होते हैं जो मरे मराए को खाते हैं, जो मरा हुआ है पहले से उसको खाएंगे, है ना। कुत्ते वगैरह, कुत्ते तो दोनों ही का काम करते हैं, मार के भी खा लेते हैं और मरे मराए को भी खा लेते हैं। भेड़िया वगैरह, है ना, और चील वगैरह भी होती हैं, खा लेती है। कुछ होते हैं कि जो अब जो बच गया लास्ट छोटे छोटे टुकड़ों के रूप में, उसको डिकम्पोज या बिल्कुल पृथ्वी में सॉइल में मिलाने का काम करेंगे, वो कौन होते हैं, डिकम्पोजर होते हैं। क्लियर। थोड़ा सा जल्दी लिखें। होटल पास कर लिख गया। अब सुनना, जैसे मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए है, मान लो, है नहीं ऐसा, मानने में क्या यार, नहीं कम क्यों मानेंगे, ज़्यादा मानेंगे। मान लो हमारे पास 1 लाख करोड़ रुपए हैं, मानने ही तो ज़्यादा मानो, फिर कम क्यों मानेंगे। भाई क्यों मानेंगे हम ऐसा, हाँ तो कोई बात नहीं है, गलतफहमी में क्या है, तो 1 रुपए वाली गलतफहमी नहीं है। हाँ तो वाह, जब हमें कोई चीज़ माननी ही है तो हम तो अच्छा ही मानेंगे ना। क्या भाई मान लो आप कौन हो, तुम कहोगे हम रावण हैं, भाई राम ही कहोगे मानना है तो,
अच्छी चीज़ नहीं मानोगे, बुरा क्यों मानोगे? मान लो हमारे पास 1 लाख रुपए हैं, ठीक है, तो क्या हम सारे के सारे किसी को दे देंगे? नहीं देंगे। कुछ हम अपने पास सेव करके रखेंगे, कुछ हम दे देंगे। अब हमने जिसको दिए हैं, क्या वो किसी और को देने हो तो क्या वो सारे के सारे पैसे किसी और को दे देगा? वो खुद कुछ अपने पास रखेगा, बाकी के। यही होता है कहाँ पे? एनर्जी लेवल में, पोषण स्तर में। क्या कि सबसे पहले खाना बनाने का काम किसने किया? तो इनके पास कुछ ऊर्जा आई, क्या ये अपनी पूरी ऊर्जा सामने वाले को ट्रांसफ़र कर सकते हैं? नहीं। ये क्या करते हैं? 90% एनर्जी का यूज़ खुद करते हैं अपनी ग्रोथ के लिए और बाकी चीज़ों के लिए। सिर्फ 10% क्या करते हैं? आगे ट्रांसफ़र करते हैं। अब इसके पास 10% आई, अब क्या ये 10% में से क्या करेगा? 90%। 10 का 90% हो गया 9, तो 9 खुद यूज़ कर लेगा, 1 आगे ट्रांसफ़र कर देगा। और यही हम क्या कहते हैं इसको? एनर्जी लेवल के हर दूसरे लेवल पे एनर्जी का ट्रांसफ़र होता है, वो कितने % का होता है? 10%। और ये नियम देने वाले जो वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जो भी थे, मनोवैज्ञानिक क्यों, जो वैज्ञानिक थे, उनका नाम क्या था? लिंडमान या लिंडमैन, ठीक है, लिंडमैन। इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में लिंडमान लिखा होता है, दोनों सही। समझ में आया? उनने क्या बोला था कि एक से दूसरे पोषण स्तर में जो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है वो कितने % होती है? 10%। और ये 10% नियम देने वाले इंसान कौन है? लिंडमैन या लिंडमान हैं, ठीक है। उसको ही समझते हैं क्या है। ये लग गया सबको? ठीक है। देखो, मान लो भाई पेड़ थे नहीं, पेड़ हैं, ठीक है। यहाँ से जो एनर्जी भाई साहब, मान लो इसने, मान लो 1000 कैलोरी का कुछ एनर्जी प्रोडक्शन किया। 1000 कैलोरी, क्या हुआ? 1000 कैलोरी का एनर्जी प्रोडक्शन किया। अब इस 1000 में से 90% तो ये खुद यूज़ करेंगे और सिर्फ कितनी देंगे? 10% आगे ट्रांसफ़र करेंगे। 1000 का 10% कितना हो गया? 100 कैलोरी इसने क्या है? प्राथमिक उपभोक्ता को दे दी। फिर 100 से आगे जाएंगी, तो 100 का 90% कौन यूज़ करेगा? प्राथमिक। और 10% ये आगे ट्रांसफ़र करेंगे, तो कितना जाएगा? 10। ये किस में जाएगा? द्वितीय। और फिर ये 10% आगे ट्रांसफर, तो कितना जाएगी? 1। है ना? क्वेश्चन ये नहीं आया, क्वेश्चन सिर्फ इतना सा आता है कि एनर्जी का ट्रांसफ़र एक से दूसरे में कितने % का होता है, और ये 10% का नियम देने वाले इंसान कौन हैं? तो ये हैं लिंडमैन। लिंडमैन लिखा मिले या लिंडमान लिखा मिले, दोनों एक ही हैं। MAN लिखा होता है इंग्लिश में, उसको मैन पढ़ लो या मान पढ़ लो, हिंदी इंग्लिश का अंतर है प्रोनाउंसिएशन का, क्वेश्चन था नहीं, ठीक है। क्वेश्चन आएगा, ऊर्जा कितने % एक से दूसरे पोषण स्तर में जाती है? 10%। और 10% का नियम किसने दिया था? 90% कहाँ यूज होती है? उनकी खुद के विकास के लिए, ठीक है। ऐसा है। ये लिख लें। अब इसी को क्या हुआ, हमने प्रेजेंट करने के लिए सोचा कि भाई हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, मतलब प्रदर्शित कैसे करें हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमने क्या बनाया? एक बैकग्राउंड। डायग्राम में 3D होता है, आपको 2D सामने से दिखाई देता है, ट्रायंगुलर शेप का होता है, ठीक है। पिरामिड का यूज़ करते हैं इसके लिए हम वर्ड, ठीक है। सुनना, सबसे नीचे हमेशा क्या रहेंगे? मोटा कैसे हो जाएंगे भाई? सुनना जो हम बोल रहे हैं, ये लेके आओ ऊपर का क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन बनते हैं इससे कि कितने % ऊर्जा का ट्रांसफ़र होता है? 10%। 10% नियम किसने दिया है? लिंडमैन ने दिया, ठीक है। सेकंड सुनना, हमने क्या किया, हम इसको 2 तरीके समझा देंगे आपको। पहली बात सोचना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास थी? उत्पादक के पास।
तो सबसे बड़ा कॉलम किसके पास आएगा? ये कॉलम आप मान लो कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? एनर्जी को। सबसे ज़्यादा एनर्जी किसके पास है? उत्पादक। अब इससे एनर्जी का ट्रांसफर होगा अगले में, ऊपर ही तो जाएगा। तो हमेशा हम बेस में उसको रखते हैं इसके पास ज़्यादा है, हमेशा बेस में हम किसको रखेंगे? प्लांट्स को रखेंगे, ठीक है। क्योंकि उत्पादक कौन है? प्लांट्स है, ठीक है। अब एनर्जी कितनी गई? 10%। किस में जाएगी? तो भाई उसके बाद एनर्जी किस में थी? थोड़ी सी कम, प्राथमिक में थी। प्राथमिक के बाद और कम किस में हुई? तो ये हुई। और कम किस में हुई? तो ये तृतीय। और सबसे ऊपर कौन आ गए? अब इस क्वेश्चन पे हुआ था विवाद, आप घटक वाले पे। एक क्वेश्चन आया था 2018 में, ये 16 का क्वेश्चन है, मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं है। उसमें आया था कि ऊर्जा के प्राप्त, भाई ये ऊर्जा ही तो है, प्लांट के पास सबसे ज़्यादा ऊर्जा है, फिर प्राथमिक के पास थोड़ी सी कम है, फिर द्वितीय और कम है, फिर तृतीय के पास और कम है, फिर अपघटक के पास नहीं। क्वेश्चन ये आया था कि ऊर्जा के पिरामिड में सबसे शीर्ष पर कौन होगा? तो कुछ लोगों ने तृतीय उपभोक्ता लगाया और कुछ ने अपघटक लगाया, लेकिन हाई कोर्ट ने जो इसका आंसर माना है वो क्या माना है? अपघटक। और जो कोर्ट ने माना है हमें वही आंसर लेके आगे चलना। तो ऊर्जा का ये कौन सा पिरामिड है? ऊर्जा। तो ये क्या है? ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ज़्यादा ऊर्जा किसके पास थी? पौधों के पास। उससे कम प्राथमिक, उससे भी कम। भाई 1000 कैलोरी है, फिर 100 हुई, फिर 10 हुई, फिर 1 हुई, है ना। डिकम्पोजर के पास तो जाएगा ही नहीं, है ना। समझो थोड़ा बहुत। उत्पादक, प्राथमिक, द्वितीय और तृतीय, इसी को हमने रिप्रेजेंट किया। तो ये क्या बन गया? पिरामिड का शेप। इसलिए कहते हैं ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? ये सीधा ही तो बना है। अगर ऐसा बना होता तो उल्टा होता, समझ लो, सीधा। तो ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। बाकी के पिरामिड हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, अभी नहीं कहना कि सर आप बायोमास समझा दो, संख्या का समझा दो, बाद में सब पढ़ाएंगे। यहाँ पे एनर्जी का हम पढ़ रहे हैं तो एनर्जी का ही देखेंगे, ठीक है। तो इसी पोषण स्तर को हम डायग्राम में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? पिरामिड से। और ऊर्जा का पिरामिड हमेशा कैसा बनता है? सीधा बनता है। सबसे नीचे क्या होते हैं? उत्पादक, फिर प्राथमिक उपभोक्ता, फिर द्वितीय, फिर तृतीय, फिर अपघटक। पिरामिड में सबसे ऊपर कौन आएंगे? अपघटक। सबसे नीचे कौन आएंगे? ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनेगा? सीधा बनेगा। क्लियर। और हम पोषण स्तर को किससे रिप्रेजेंट करते हैं डायग्राम में? पिरामिड से। अब एक तरीका हो गया ये। दूसरा समझना, आपने नंबर लाइन पढ़ी है सबने? नंबर संख्या रेखा होती है। मान लो पेड़ों के पास में इतनी एनर्जी थी, पेड़ों के पास कितनी ऊर्जा थी? इतनी। अब इनसे जब ऊर्जा किस में गई होगी? प्राथमिक उपभोक्ता में। तो कुछ तो यूज़ कर ली उनने और 10% ट्रांसफ़र करी, और 10% ऊर्जा मान लो ये हो गई। जब इनसे तृतीय में गई तो और कम हो गई, चौथे में गई तो और कम हो गई, 5वें में और कम हो गई। इन पॉइंट्स को आप जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा? पिरामिड। समझ में आया? ऐसे बनता है पिरामिड। सबसे नीचे क्या होंगे? फिर क्या होंगे? उपभोक्ता होंगे, वो भी कौन सा? पहले नंबर का, फिर दूसरे नंबर का, फिर और फिर लास्ट में आपको। क्योंकि हाई कोर्ट ने इसका आंसर क्या माना है? अपघटक। समझ में आया? 3 क्वेश्चन 4 यहाँ से इस वाले पार्ट से याद रखने। पहला, कितने % ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, ट्रांसफर होता है? 10%। 10% वाला नियम किसने दिया है? लिंडमैन ने। ऊर्जा का पिरामिड कैसा बनता है? सीधा बनता है। सबसे नीचे उत्पादक। ऊर्जा के पिरामिड में सबसे ऊपर किसको रखा गया है? अपघटक को, डिकम्पोजर को सबसे ऊपर रखा गया है, प्रोड्यूसर सबसे नीचे रहता है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। हम देखो ऐसे, या तो आप लेवल वाइज रिप्रेजेंट कर दो। ये देखो क्या है, हमने भी लिखा था पेड़, फिर टिड्डा, फिर मेढक, फिर सांप, वो क्या था? लेवल वाइज। और ये क्या है? पिरामिड में। तो डायग्रामेटिकली हम पोषण स्तर को कैसे प्रदर्शित करते हैं? पिरामिड के रूप में करते हैं। इसके लिए हम अलग से चैप्टर पढ़ाएंगे पूरा का पूरा को पिरामिड वाला, तब हम और चीज़ समझा देंगे। यहाँ पे पोषण स्तर समझाया तो हमने वो समझा दिया, ठीक है। ये लिख लें, लिख गया हो तो बता दें, ठीक है। ओके, देखो देखो एक ही बात हो, दोनों का मतलब एक ही है। लिख गया? याद रखना, ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधे, सबसे ज़्यादा ऊर्जा किस पे होगी? उत्पादक।
हो गया। नेक्स्ट देखो, नहीं जिसमें से भी आपको बैच वगैरह ज्वाइन करना हो, जो भी फ्रेंड वगैरह को आज से कर सकता है वो, क्योंकि नई सब्जेक्ट स्टार्ट हुआ है ना। अगला देखते हैं हम। पर्यावरण को प्रभावित करने वाले कारक जो मानव के द्वारा करे जाते हैं, ठीक है। मेनली सबसे पहले क्या आएगा, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई। अब वनों की कटाई कैसे प्रभावित करती है, सुनना पर्यावरण को, पहले सुन लेना, हम बता चुके हैं, हालांकि आपको पता ही है। वन के पेड़ों के अपने बहुत सारे फायदे होते हैं, जैसे कि पेड़ हमें ऑक्सीजन देते हैं, पहली बात, बरसात होती है पेड़ में, दूसरी बात कार्बन को सोखते हैं, तीसरी बात मृदा अपरदन को रोकते हैं, चौथी बात। हम आपको बहुत लाइव एग्जाम, अभी का मतलब लाइव क्या मतलब अभी का रिसेंटली काफ़ी एग्जाम्पल दें। बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे के बारे में सुना है, आपके बगल से ही निकला हुआ है यहाँ से, आपने सुना होगा बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे की जो है वो अभी बैठ गया है रोड काफ़ी ज़्यादा। उसका रीज़न पता है क्या था, उन्होंने वहाँ की मिट्टी पे बगल में कुछ भी प्लांटेशन नहीं किया था, तो जो साइड वाली मिट्टी थी, बताया था ये हमने कल थोड़ा हम निकल रहे थे तो हमने ऑब्जर्व किया कि हाँ भी हुआ है। मान लो ये एक्सप्रेस वे निकला है, तो यहाँ पे मान लो पुल से नीचे से रोड बना हुआ है निकलने के लिए, ऐसा कुछ भी मान लो आप लोग, ठीक है। और यहाँ पे आपको स्लोपी एरिया ऐसे है, देखो आप है। अभी आप देखना, अब यहाँ पे छोटे छोटे से पेड़ लगाए गए हैं, देखना आप ऑब्जर्व करना, ठीक है। अब इसका अंतर सुनना क्या था, सुनो, इसका अंदर सुना क्या था भाई, जब तक मिट्टी ये सेट नहीं थी तब तक क्या वो कुछ भी निकला, मिट्टी खिसक गई, मिट्टी खिसक गई तो रोड बैठ गया। अब क्योंकि इन्होंने पेड़ लगाया यहाँ पे, तो पेड़ क्या करता है, उसकी जड़ें जो होती हैं, रूट्स, वो मिट्टी को बांध के रखती हैं, और मिट्टी को जब बांध के रखेंगी, होल्ड करके रखेंगी, तो क्या मिट्टी खिसकेगी नहीं, मिट्टी नहीं खिसकेगी तो रोड नीचे बैठेगा नहीं, इसकी वजह से भी हेल्प होती है। तो आपके जो पौधे हैं या फॉरेस्ट हैं, आपको पता है इंडिया में लगभग 27 से 30% तक का क्या एरिया आपके जंगलों ने कवर कर रखा हुआ है, अच्छा खासा है, ठीक है। इंडिया में मानते थे कि इंडिया में 33% होना चाहिए, हालांकि बहुत कम है, अभी 21% के आसपास है, बहुत कम है इंडिया में, है ना। सुना, वनों के फ़ायदे क्या क्या है, वनों से क्या होता है, एक तो बरसात, प्योर ऑक्सीजन मिलती है हमें, ऑक्सीजन मिलती है, प्योर एयर मिलती है हमें, सॉइल इरोजन कम होता है, कार्बन का उत्सर्जन को रोकते हैं पौधे, ठीक है, बरसात कराते हैं पौधे। अगर हम पेड़ काटेंगे तो ये सब जस्ट उल्टे हो जाएंगे, क्या, कार्बन का उत्सर्जन ज़्यादा होगा और सोखना कम होगा, बरसात कम होगी, बाढ़ आ रही है, अच्छा पेड़ बाढ़ को भी रोकते हैं, पता होना चाहिए आपको, ठीक है, तो वो नहीं होगा, सॉइल इरोजन ज़्यादा होगा, समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें बढ़ जाएंगी। तो क्या आप खुद नहीं सोच रहे हो कि इन चीज़ों से आपके पर्यावरण में बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा, हाँ यही है, लिख लेना भाई, मिट्टी है उसकी, पेड़ जो रूट्स हैं, जो उसकी मिट्टी है वो रोकी, एब्जॉर्ब करेगी वाटर को ज़्यादा, ऐसा है। कभी देखना प्रैक्टिकल के दिखाएंगे तुम्हें, वीडियो दिखाएंगे प्रैक्टिकल वाला, है ना, ऐसा है भाई। अगर बाढ़ आएगी, मिट्टी बंधी होगी तो मिट्टी सोखने का काम करेगी, अदरवाइज मिट्टी भी साथ में बह के चली जाएगी, समझ लो। क्या क्या है, पहली बात तो ऑक्सीजन कम हो जाएगी, सेकंड बात रेनफॉल कम हो जाएगी, थर्ड कार्बन का एमिशन, मतलब एब्जॉर्प्शन कम होगा तो एमिशन ज़्यादा, ऐसे कार्बन उत्सर्जन थोड़ी कर रहा है, लेकिन कार्बन ज़्यादा हो रहा होगा तो पेड़ ऑब्जॉर्ब कर लेता, वो नहीं होगा, ठीक है।
अच्छा है ना। प्लांट्स आपके नॉइस पॉल्यूशन को भी कम करते हैं, जिसको हम ग्रीन मफलर कहते हैं, सुना होगा आपने नाम। हाईवे के पीछे पेड़ लगाए गए हैं, देखा है पीछे पेड़ लगे होते हैं, लगाए नहीं गए वो बात अलग, गवर्नमेंट की दिक्कत है वो, लेकिन लगने चाहिए। उससे 2-3 फायदे होते हैं। पहली बात तो जो नॉइज़ है वो रिड्यूस होती है, दूसरा जो लाइट का रिफ्लेक्शन है वो नहीं होता सामने से, बहुत सारे फायदे हैं उसके, उसको ग्रीन मफलर कहते हैं। ये हो गया। चौथा क्या है आपका, सॉइल इरोजन जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। ये सारे के सारे काम किससे होंगे, वनों के कटाव से होंगे। ठीक है, नेक्स्ट सुनना। सेकंड, और कैसे किया, एसिडिक रेनफॉल। जिसको हम कहते हैं अम्लीय। इसी बार यूपीएड में क्वेश्चन आया था इसका, तो देखा होगा पेपर, H2SO4 वाला। ठीक है, बातें मत करो। देखो तो जो सल्फर ऑक्साइड होती है प्लस नाइट, क्वेश्चन आता है ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन होता है अम्लीय वर्षा के लिए, सल्फर डाई ऑक्साइड। ये सल्फर के ऑक्साइड्स जो होते हैं वो कृत्रिम वर्षा है, आर्टिफिशियल लेना सिल्वाइड वाली, वो हम इसके बाद समझा देंगे। ठीक है, एसिडिक रेनफॉल क्या है, अम्लीय वर्षा। तो आपको पता है जहाँ भी फैक्ट्रीज हैं, क्या है, फैक्ट्री बनी हुई है यहाँ भी, वहाँ से धुआं निकलता होगा, और फैक्ट्री से सबसे ज़्यादा क्या निकलती है, सल्फर ऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलती है। तो जहाँ भी फैक्ट्री है वहाँ के आसपास जो होगा वो बादल में, बरसात से टाइम पे, यहाँ पे मान लो गैस आई कौन कौन सी, SO2 और N2O वगैरह, NO2, सल्फर और नाइट्रोजन ऑक्साइड आ गए। अब जब भी बरसात होगी, बरसात साथ में ये गैस नीचे आएंगी, हाँ है ना, इसी को हम कहते हैं एसिडिक रेनफॉल। सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल कौन है, तो H2SO, इस बार ही क्वेश्चन आया था ये, सबसे ज़्यादा अम्लीय वर्षा की जिम्मेदार कौन है, H2SO4। आपने सुना भी होगा कि जब बारिश होती है पहली वाली, तो हम कहते हैं उसके पानी को स्टोर कर लो, बैटरी डालने काम में आएगा। बैटरी में कौन सा एसिड यूज होता है, H2SO4, और अम्लीय वर्षा में पहली वाली में कौन सा होता है, H2SO4। इसलिए हम इस पानी को बैटरी वगैरह में यूज़ कर लेते थे, लेकिन काफ़ी हार्मफुल है। कैसे हार्मफुल है, पहली बात तो ये जलीय जीवों को, एक्वेटिक लाइफ को प्रभावित करता है, क्योंकि वाटर का pH बैलेंस है, क्या वो क्वेश्चन है, D2 होता है वो, तो वो अलग चीज़ है, उसका यहाँ पे काम थोड़ी है, वो हम समझा देंगे आप, है ना। पहली बात तो क्या है, वाटर का pH जो है वो मेंटेन होना चाहिए। अब अम्लीय वर्षा होगी अगर, तो जो अम्लीय है, पानी में अम्लीयता है जो, वो पानी को बढ़ाएगी अम्लीयता को, तो उससे क्या जलीय जीव प्रभावित नहीं होंगे। तो पहली बात, अम्लीय वर्षा जलीय जीवों को प्रभावित करती है। सेकंड है ना, जलीय जीव प्रभावित करती है, प्लस ये स्टोन वगैरह को, या हिंदी में लिखे हम सीधी इमारतें जो होती हैं उनको प्रभावित। क्वेश्चन आता है कि इनके इलाहाबाद आगरा में ताजमहल बना हुआ है, ठीक है, ताजमहल की दीवारें पीली पड़ रही हैं, उसका कारण क्या है, उसका कारण है अम्लीय वर्षा। यार अम्लीय वर्षा में ही तो सल्फर आता है ना। तो जो ताजमहल की दीवारों का पीलापन है उसका कारण क्या है, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा क्यों है, क्योंकि आपने सुना होगा मथुरा वृंदावन पास में ही है आगरा से, और मथुरा में ऑयल रिफाइनरी फैक्ट्रियाँ बहुत ज़्यादा हैं, और उन फैक्ट्रियों से कौन सी गैस निकल रही, सल्फर और नाइट्रोजन के ऑक्साइड निकल रहे हैं। वो वहाँ के वायुमंडल में, एटमॉस्फेयर में, वहाँ पे बरसात होती है, तो बरसात साथ में ये ऑक्साइड्स जो गैसेज हैं ये नीचे आती हैं और क्या करवाती हैं, अम्लीय वर्षा। और अम्लीय वर्षा की वजह से वहाँ की जो स्टोन है, पत्थर यूज़ हुआ है, वो रिएक्ट करता है, केमिकल रिएक्शन होती है, इसकी वजह से क्या है, वहाँ के ताजमहल के पत्थर की जो कलर है उसका वो कैसा हो रहा है, पीला, जिसको हम हिंदी में कहते हैं, इंग्लिश में कहते हैं स्टोन लेप्रेसी। पत्थरों के पीलेपन को क्या कहा जाता है, स्टोन लेप्रेसी वर्ड यूज होता है, SY है। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, ताजमहल की जो पत्थर है उसकी कलर पीला क्यों हो रहा है, अम्लीय वर्षा की वजह से, या उसको क्या कहा जाता है, स्टोन लेप्रेसी कहा जाता है। ठीक है,
कौन? ताजमहल? मतलब किस टाइप का कह रहे हो? एक सेकंड रुको, बता रहा हूँ। ठीक है, आज से यहीं रखते हैं, टाइम हो गया वैसे भी। ठीक है, बाकी का हम इसके और एक आध दो इफेक्ट्स हैं हम कल लिखवा देंगे, देन वी विल मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक। पॉल्यूशन वगैरह पे हम पढ़ लेंगे। ठीक है, इसमें से कोई डाउट तो बता दो आप हमें, इसमें से ही हो एग्जैक्टली तो है नहीं है? थैंक यू। बाकी का नेक्स्ट क्लास में। ओके।